हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में एल्केन से हम लोगों को आरएक्स बनाना है। हम लोग तो जानते ही हैं आरएक्स किसे बोलते हैं, तो आरएक्स बोलते हैं एल्काइल हैलाइड को। और एल्केन का नाम से परिचित है कि एल्केन जो होता है एक्चुअली उसमें सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि एल्केन से हम लोगों को कन्वर्ट करना है आरएक्स एल्काइल हैलाइड। तो चलिए उसको देखते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट होगा, किस प्रकार का रिएक्शन होगा, और इसका मैकेनिज्म को भी देखने का कोशिश करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जब क्वेश्चन करेंगे उससे आपका क्लियर होगा विजन कि क्वेश्चन अगर किस प्रकार का हो, किस प्रकार का ऑप्शन हो, या किस प्रकार आप इसका क्वेश्चन को एनालाइज कर पाइएगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एल्केन से हम लोगों को क्या बनाना है, आरएक्स बनाना है। तो आरएक्स कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि क्या हो सकता है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, एल्केन से हम लोगों को आरएक्स बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स। आरएक्स तो हो गया एल्काइल हैलाइड, हम लोगों को एल्काइल हैलाइड बनाना है फ्रॉम, किससे बनाना है, एल्केन से। एल्केन तो जानते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड कैरी करेगा, CH4 हो जाएगा या तो आपका TC2H6 हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम लोग जब यहां पर आरएक्स से एल्केन बनाने वाले हैं तो सबसे पहले छोटा सा लिख लेते हैं यहां पर कि एल्केन को हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है। एल्केन से हम लोगों को क्या बनाना है, आरएक्स बनाना है। ये तो कंफर्म हो गया कि एल्केन से जनरली हम लोगों को क्या बनाना है, आरएक्स। तो आरएक्स तो बन जाएगा आराम से। आरएक्स बनाने का कोशिश करिएगा तो आरएक्स आप बना पाइएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर एल्केन से आरएक्स बनाना हो तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो यूज करना होगा, बिना यूज किए काम नहीं चलेगा। तो जनरली इसमें जो यूज करते हैं, एक्स चाहिए। एल्केन में तो आपको एक्स नहीं मिलेगा, एल्केन में तो केवल होगा कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब अगर यहां पर आप देखने का कोशिश करिएगा तो यहां पर तो आपको केवल मिलेगा एल्केन। एल्केन में केवल मिलेगा कार्बन होगा और इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं उसके पास एक्स आया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स आया हुआ है। तो इसका मतलब है इसका रिएक्शन हमको कराना होगा एक्स के साथ, और एक्स डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो इसमें हेलोजन ही यूज कर देंगे, उस फैमिली को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग एक्स नहीं यूज करके H2 यूज कर देंगे। इसका मतलब है इसका जो रिएक्शन होगा जनरली H2 के साथ होगा। ठीक है, H2 को जनरली हेलोजन फैमिली बोला जाता है, इसलिए ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगा इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे कि एल्केन से आरएक्स बनाना है। तो यहां H2 लिए हैं, इस H2 को हम लोग जो बोलेंगे हेलोजन। ये जनरली हेलोजन फैमिली का है। तो X के जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो जनरली हम लोगों का यही होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब तो बाद में देखेंगे कहां फ्लोरीन लेना है कहां नहीं लेना है, ये सब बाद में देखेंगे। तो अभी तो हमको एल्केन से बनाना था आरएक्स। तो जब आरएक्स आप बना रहे थे तो यहां पर H2 यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एल्केन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्स लगना चाहिए, तभी तो आप आरएक्स बना पाइएगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली इस रिएक्शन को हेलोजन फैमिली के द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन।
क्यों हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, आप इजीली बता पाइएगा कि हेलोजिनेशन रिएक्शन इसका क्यों नाम पड़ा। आप लोग जब देखिएगा, क्योंकि एल्केन का रिएक्शन जनरली जो हो रहा है हेलोजन फैमिली से हो रहा है, और हेलोजन फैमिली से होने के कारण इसका नाम हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों नाम पड़ा, आप इजीली बता पाइएगा कि हेलोजिनेशन रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एल्केन से आरएक्स बना रहे हैं, H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे। तो जनरली जो ये रिएक्शन होता है, इसमें जो होता है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसमें एक्चुअली जब भी आप लोग बॉन्ड को तोड़िएगा या कुछ भी करेंगे, तो हम लोग यहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को लाते हैं जो आपको याद रखना होगा। यहां पर जनरली जो होता है तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर आप H को हटाइएगा और यहां से X को जोड़िएगा और यहां से HX बाहर जाएगा। उसी तरह होगा, कार्बन का तो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, आपको H को हटाना। तो जनरली जब एल्केन से H को हटाया जाता है तो जनरली यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन एक्चुअली होगा, बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन based on free radical, this reaction based on free radical mechanism, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे होगा, बेस्ड ऑन होगा। ये जितना भी ओवरऑल रिएक्शन आप कर पाइएगा या देख पाइएगा, तो हमेशा बेस्ड ऑन होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल तो आप जान ही रहे होंगे कि कहीं कार्बन होता है, कार्बन का बॉन्ड होता है और उस पर एक डॉट आता है, जनरली हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे, तो फ्री रेडिकल हम लोग उसी को बोलते हैं जिस कार्बन पर डॉट आ जाए। एक तो ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, देखेंगे फ्री रेडिकल कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करेगा, मतलब इसमें डॉट क्रिएट होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमेशा दो डॉट जब कंबाइंड हो जाए, टू डॉट कंबाइंड, टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर डॉट बनेगा, जनरली हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं, पहले से भी स्टडी कर पा रहे हैं कि जब भी आपको कोई बॉन्ड बनाना हो तो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। देखिएगा यहां पर, अगर इसमें आप बॉन्ड को देखने का कोशिश करिएगा तो एक बॉन्ड आपका यहां मिलेगा, एक बॉन्ड यहां मिलेगा, मतलब हर एक बॉन्ड में आपका दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो डॉट है तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो कंफर्म है, डॉट है तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसा ऐसा एक डॉट और आ जाए सामने में, तो बॉन्ड बनना तय है। तो इसका मतलब है कि अगर दो डॉट आ जाए, एक डॉट यहां है और इसी तरह करके एक डॉट इस पे और आ जाए किसी के साथ, तो दोनों डॉट अगर कंबाइंड हो गया तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो डॉट मिलके हमेशा बॉन्ड बना सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको याद रखना होगा, कहीं भी आपको अगर दो डॉट कंबाइंड हो गया, किसी के साथ भी हो जाए, डॉट अगर उसके साथ भी हो और आपके पास भी हो, तो दोनों डॉट मिलके आप कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये डॉट का नेचर होता है। एक टी हो गया, डॉट है, दो डॉट मिलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों ऐसा घटना कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन जो चलेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे चलेगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का खास प्रॉपर्टी होता है कि जहां जहां डॉट उसको मिलेगा, दो डॉट कंबाइंड होगा और फाइनली प्रोडक्ट आपको देगा। प्रोडक्ट ज्यादा भी दे सकता है, मोर देन वन हो सकता है प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट पे निर्भर करता है। अब बात आया अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो डॉट आपका बना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करेंगे।
क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशमिक मिक्सचर बनाने में। तो यहां से हम हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर पाएंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा, यहां पर अगर डॉट आप देखिएगा तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बहुत बार हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बहुत बार आपको हम बता भी चुके हैं कि जब भी कोई हाइब्रिडाइजेशन होता हो या हाइब्रिडाइजेशन का आप देख पा रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। जैसे यहां पेयर है, पेयर लीजिएगा, यहां 2 डॉट अगर रहता, लॉन पेयर होता, तब उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते। तो जनरली यहां पर पेयर है, यहां पर पेयर है, यहां पर पेयर है, हर एक बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहां पर केवल आपका डॉट है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां पर डॉट होगा तो यहां पर एक डॉट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखिएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आएगा। और इसका अगर शेप देखिएगा तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक प्लेनर शेप है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये प्लेनर शेप है और इसका रिएक्शन होके अगर फाइनली प्रोडक्ट दे, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई ट्राइगोनल प्लेनर हो, प्लेनर शेप का हो, तो इस पर जो भी आदमी अटैक करेगा, कोई भी चीज अटैक कर सकता है। तो अगर यहां पर अटैक हो गया, जो भी अटैक करेगा, तो अटैक कौन करेगा? अटैक तो जनरली यही करेगा, X2 करेगा, इस पर अटैक करने का कोशिश करेगा। तो जो अटैक करने जाएगा, तो वो जो अटैक करने जा रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आ रहा है sp2। तो अटैक बोथ साइड से होगा, फ्रंट एंड बैक। यहां पर फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा, मतलब सामने से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा। और हम बहुत बार एनालाइज कर चुके हैं कि अगर sp2 हो तो चांस होता है फ्रंट और बैक से। तो कुछ न्यू प्रोडक्ट बनने का चांस होगा, न्यू प्रोडक्ट कंफर्म बनेगा। तो यदि यहां पर न्यू प्रोडक्ट बना और यह कायरल हो गया, कंफर्म है कायरल होना चाहिए, तो हमेशा और हमेशा रेशमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब यहां पर आपका फॉर्मेशन होगा 2 प्रोडक्ट, 50% D और आपका होगा 50% L। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट से जब अटैक करेगा तो हो सकता है फ्रंट वाला 50% D हो तो बैक वाला 50% L होगा, या फ्रंट वाला 50% L हो तो 50% बैक वाला D होगा। और इस तरह का जब मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाए, जिस मिक्सचर में आपका 50% D हो और 50% L हो, उस मिक्सचर को हम लोग रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एक बात तो आप कंफर्म हो गए, इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में रेशमिक मिक्सचर बन सकता है। इसलिए बनेगा क्योंकि जो आप हाइब्रिडाइजेशन आप देख पा रहे हैं फ्री रेडिकल का, उसमें डॉट आया है और डॉट का जो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ रहा है sp2 आ रहा है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अटैक करने वाला ग्रुप फ्रंट से भी अटैक करेगा, बैक से भी अटैक करेगा। अगर दोनों साइड से अटैक करे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी होता है, और 50-50 अगर प्रोबेबिलिटी है तो 50-50 प्रोबेबिलिटी तो तभी होगा, एक कंडीशन तो और हो गया कि प्रोडक्ट कायरल होना चाहिए। कायरल हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि कायरल का मतलब वहां पर हो जाएगा कि चारों का चारों ग्रुप आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर चारों का चारों ग्रुप आपका डिफरेंट हो गया, जो कार्बन से अटैच्ड ग्रुप होंगे, तो अगर चारों का चारों डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है 50% D बनेगा और 50% L बनेगा। और 50% D और 50% L यदि बन गया तो हम लोग इस मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। मतलब एल्केन से यदि RX बनाइएगा तो कंफर्म तो नहीं बोल सकते हर एक जगह आपका 50% D और 50% L बनेगा, लेकिन आपका रेशमिक मिक्सचर बनने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एल्केन जो X2 के साथ रिएक्शन किया, हैलोजेनेशन रिएक्शन कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि हैलोजन फैमिली से ही रिएक्शन हो रहा है, तो जनरली इस रिएक्शन को हम लोग हैलोजेनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया
इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करेगा, मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, और दूसरा जब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो यहाँ sp2 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि अगर sp2 हो तो अटैक फ्रंट और बैक दोनों से होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दो डॉट मिलके हमेशा प्रोडक्ट बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से बता सकते हैं क्या क्या फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेन मकसद मेरा आरएक्स बनाना है। किससे बनाना है? एल्केन से। तो हम लोग एल्केन से आरएक्स को बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसका मेन पॉइंट आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या घटना हो सकता है, क्या होने वाला है। तो अगर पूरा का पूरा आपको पता रहेगा तो इजीली आप इसको कर पाइएगा। तो जनरली होता क्या है, कोई भी रिएक्शन जब करते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्शन को आप कर रहे हैं तो हमेशा क्या है, मैकेनिज्म पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें क्या मैकेनिज्म होगा, किसमें कार्बोकेटायन बनेगा, किसमें क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग वहां पर चल देखें रेशमिक मिक्सचर बन सकता है। अब इस पे और सोचते हैं, ये जो रिएक्शन होता है एक्चुअली फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। मतलब दिस रिएक्शन जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो रिएक्शन एक्चुअली जो थ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में होगा। मतलब ये रिएक्शन जो ओवरऑल आप देख पाएंगे, पूरा का पूरा रिएक्शन जो भी एल्केन से आप आरएक्स बना रहे हैं जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। ये कंफर्म है कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट है तो रिएक्शन होगा, डार्क में रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अगर आपको ऐसा हो जाए कहीं पर एल्केन दिख जाए और यहां पर आप रिएक्शन करा रहे हैं X2 के साथ और यहां पर दिख जाए डार्क, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, मतलब डार्क में रिएक्शन नहीं होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट देना कंपलसरी है। यदि लाइट दीजिएगा तो रिएक्शन होगा, यदि लाइट नहीं दीजिएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिना लाइट का रिएक्शन होने वाला नहीं। तो लाइट जैसे ही दीजिएगा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। डार्क रखिएगा, लाइट के बिना अगर इसको रखिएगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, और रिएक्शन यदि प्रोसीड नहीं करेगा तो फाइनली आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां स्टॉप है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो एल्केन से आपको कोई फायदा नहीं हुआ डार्क में जाने पे। लेकिन जैसे ही लाइट दिया इस पे अगर लाइट दीजिएगा और X2 से रिएक्शन कराइएगा और यहां पर लाइट, और लाइट को जनरली जो हम लोग देंगे या तो लाइट लिखा हुआ मिल जाए या तो एच न्यू। प्लांक्स पढ़े होंगे, क्वांटम थ्योरी पढ़े होंगे, तो क्वांटम थ्योरी बनता है कि लाइट का जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, प्लांक्स नाम का वैज्ञानिक दिया था। तो प्लांक्स नाम का वैज्ञानिक दिया था एच को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहां जो है एच न्यू अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा लाइट का प्रेजेंस, या तो डायरेक्ट लाइट मिल जाए लिखा हुआ, या तो एच न्यू मिल जाए। यहां पर एक्चुअली एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट।
और ये जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और ये जो बंडल ऑफ एनर्जी होता है ना, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब इसके पास एक पैकेट है, ऐसा ऐसा 1000 पैकेट आएगा, तो एल से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग को नहीं सोचना, लाइट है, लाइट यहां पर पड़ा, रिएक्शन होगा, तो आपका यहां पर आर एक्स कंफर्म बनेगा, यहां आर एक्स बन जाएगा। मतलब आर एक्स बनाने के लिए आपको लाइट चाहिए, मतलब रिएक्शन बिना लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा। लाइट जैसे ही दीजिएगा प्रोसीड होगा, लाइट बंद होगा, डार्क होगा, प्रोसीड नहीं होगा। मतलब लाइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर, तो बिना लाइट का रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो एक तो समझ पाए कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। बाय चांस ऐसा हो सकता है कहीं लाइट नहीं लिखे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दे दे टेम्परेचर, जानते हैं लाइट का टेम्परेचर 50 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री होता है। तो अगर कहीं भी 100 डिग्री लिखा हुआ मिल जाए, अगर लाइट नहीं भी लिखा हुआ है, डार्क अगर लिखा हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। और लाइट क्यों दे रहे हैं? लाइट दे रहे हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए ऐसा घटना होना चाहिए। तो अगर कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाए क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं समझिए कि लाइट नहीं लिखा हुआ है, एच म्यू नहीं लिखा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट का भी एक्चुअली काम है एनर्जी देना। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप डायरेक्ट अगर एनर्जी दे पा रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी आप उसको दे दिए तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन होगा। तो इस केस में भी रिएक्शन होगा, तो यहां भी आपका आर एक्स बनेगा। लेकिन अगर डार्क लिखा हुआ मिल जाए तो जनरली इस तरह का रिएक्शन नहीं हो पाएगा डार्क में। लाइट लिखा हुआ मिले तब भी रिएक्शन होगा, एच न्यू लिखा हुआ मिल जाए तब भी रिएक्शन होगा, 100 डिग्री मिल जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो रिएक्शन होने का चांस है। इस तरह का घटना होता है। अब चलते हैं, ये तो पूरा का पूरा हो गया, क्या क्या घटना हमको याद रखना है कि अगर एल्केन से हम आरएक्स बना रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैकेनिज्म पे चलते हैं कि मैकेनिज्म जो है, जो रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन होता है 3 स्टेप में होता है। ठीक है, 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। एक स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट हो जाना। एक को बोलते हैं प्रोपेगेशन, बीच वाला मिडिल वाला पॉइंट, जो प्रोपेगेशन आगे बढ़ रहा रिएक्शन। टर्मिनेशन का मतलब लास्ट पॉइंट, टर्मिनेट कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट आपको दे दिया। तो ये जो रिएक्शन होता है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अगर कहीं का भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऐसा नहीं कि यहीं का फ्री रेडिकल हो, कहीं भी केमिस्ट्री में अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ रहा हो तो हमेशा का हमेशा याद रखिएगा 3 स्टेप में रिएक्शन चलेगा। तो उनको इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप में रिएक्शन चलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है, this reaction take place in 3 स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कहीं का भी यदि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो हमेशा और हमेशा 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। मतलब कंपलसरी है 3 स्टेप रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। हम लोग तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसको देखेंगे, मैकेनिज्म करेंगे तब देख पाएंगे। तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। स्टेप क्या क्या है? तो स्टेप फर्स्ट जो होता है इसका, इस स्टेप को बोलते हैं चेन। चेन का मतलब चेन बनेगा, बॉन्ड बन रहा तो चेन ही बनेगा। तो चेन इनिशिएशन, स्टार्टिंग होता है चेन बनने के लिए। तो पहला स्टेप जो होता है चेन, चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप कौन सा होगा? चेन इनिशिएशन।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन इनिशिएशन याद रखना है हमेशा, और हमेशा याद रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पहला रिएक्शन में पहला स्टेप जो होता है हमेशा कौन सा स्टेप होता है? चेन इनिशिएशन। इसको देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चेन इनिशिएशन होता है, पहला स्टेप कौन सा होता है? चेन इनिशिएशन। जनरली स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को तो लाइट चाहिए, तो यदि लाइट चाहिए तो लाइट दे रहे हैं तो रिएक्शन लाइट ले रहा है। बिना लाइट का रिएक्शन तो प्रोसीड हो नहीं रहा। स्टार्टिंग में तो लाइट चाहिए, बाद में लाइट दीजिए नहीं दीजिए उससे लेना देना नहीं। फर्स्ट स्टेप में लाइट चाहिए तो लाइट आप दे रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब भी लाइट किसी को दे और लाइट एब्जॉर्ब कर ले तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो पहला स्टेप इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक का मतलब हीट गेन कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग टाइम में इसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। और रिएक्शन प्रोसीड तभी होगा जब लाइट दीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा। पहला तो बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा फ्री रेडिकल में खास बात होता है स्टार्टिंग टाइम में बॉन्ड को तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। बिना बॉन्ड टूटे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। बाद में आप लाइट नहीं भी दे रहे हैं दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग टाइम में आपको लाइट चाहिए किसी भी हालत में। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है? जो इंडोथर्मिक स्टेप होता है पहला, ये नेचर जो इसका होता है इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक का मतलब हो जाता है डेल्टा एच जो होता है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब हीट गेन करेगा। ये खास बात होता है, हीट यहां पर गेन होगा इंडोथर्मिक में। तो हीट गेन करेगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो इंडोथर्मिक है। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल तो बनेगा। तो इस केस में फ्री रेडिकल जो प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल प्रेजेंट ओनली एट प्रोडक्ट साइड। मतलब फ्री रेडिकल में खास बात क्या होता है कि जो चेन इनिशिएशन स्टेप करिएगा तो फ्री रेडिकल जो आपको मिलेगा, फ्री रेडिकल एक्चुअली मिलेगा प्रोडक्ट साइड मिलेगा, क्योंकि लाइट आप दे रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो बॉन्ड जो तोड़िएगा तो इधर वाला बॉन्ड तो आपका टूट ही रहा है ना, इधर फ्री रेडिकल तो बनेगा नहीं। फ्री रेडिकल जनरली आपको प्रोडक्ट साइड मिलेगा जब बॉन्ड टूट जाएगा। और बॉन्ड कैसे टूटेगा? लाइट के प्रेजेंस में जब उस पर लाइट दीजिएगा तभी बॉन्ड टूटेगा, मतलब पहले बॉन्ड नहीं टूट सकता है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको लाइट चाहिए। तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको करके भी दिखाएंगे, अलग से करेंगे, यहां पर नहीं। तो चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया। नेक्स्ट जो होता है स्टेप सेकेंड, इसको बोलेंगे चेन प्रोपेगेशन। चेन इनिशिएट हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ेगा, प्रोपेगेट करेगा। प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी आपको बना नहीं है, प्रोडक्ट तो कुछ देर के बाद बनेगा। तो यहां से इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो कौन सा स्टेप होगा? चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यहां पर एक स्टेप आएगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो सेकेंड स्टेप जो होता है इसका चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है। ठीक है, देखते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्या होता है, उसको देखेंगे। फाइनली इसको देखेंगे चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन क्या होता है, इसको डिफरेंट वे से हम लोग सोचेंगे। तो अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका स्टेप को हम एक एक करके देख रहे हैं, फिर स्टेप को करके भी बताएंगे। तो आपको फाइनली पूरा का पूरा पता चल जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको पूरा एनालाइज करना जरूरी है। तो यहां हो गया चेन प्रोपेगेशन स्टेप।
चेन प्रोपेगेशन। चलिए देखते हैं चेन प्रोपेगेशन में जो होता है एक्चुअली कि आप बता नहीं सकते हैं कि एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, आप कंफर्म बता नहीं सकते हैं। क्योंकि चेन इनिशिएशन में आप इजीली बता पा रहे थे कि क्या हो सकता है, प्रोपेगेशन होगा या टर्मिनेशन होगा, जो भी था। तो जो इनिशिएशन पार्ट था आपका, तो इनिशिएशन पार्ट में आप डायरेक्ट बता पा रहे थे कि रिएक्शन को इनिशिएट करना था। तो जब रिएक्शन को इनिशिएट करना था तो आप इजीली बता पाए कि हम लोग को लाइट का जरूरत है, लाइट दिए, वहां पर हम लोग डायरेक्ट बताए कि रिएक्शन में एनर्जी को गेन किया होगा। तो यदि एनर्जी को गेन किया होगा तो आप आसानी से बता पाए कि इंडोथर्मिक है। लेकिन यहां पर जो है मे बी एक्सोथर्मिक, जिसमें डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या इंडोथर्मिक। तो यहां पर आपको दिक्कत क्या है कि यहां पर आप कंफर्म नहीं बता पाइएगा कि एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। मतलब आपको डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होगा एक्सो या इंडो। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना होगा कि रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहे होंगे तो रिएक्शन के टाइम में ही आप पता कर पाइएगा क्या हो सकता है। तो जब रिएक्शन चल रहा होगा तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा, रिएक्शन देखिएगा स्लो चल रहा है तो आप उसकी लाइट दीजिएगा तो रिएक्शन आपका आगे प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन यदि रिएक्शन आपका पहले से प्रोसीड हो रहा हो तो अपने आप एनर्जी निकलेगा। तो हम लोग को सोचना नहीं है, इस स्टेप में हम लोगों को एक्सो होगा, इंडो होगा, एज अ रिक्वायरमेंट आपका काम करेगा। तो हम लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं सोचना है एक्सो हो रहा है या इंडो हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे सोचते हैं इसमें। एक तो हो गया एक्सो और इंडो हो गया, दूसरा इसमें जो होगा फ्री रेडिकल जो होगा आपका, फ्री रेडिकल प्रेजेंट बोथ साइड। इस स्टेप में क्या होता है, जो रेडिकल आपका बनेगा, जो डॉट बनेगा, दोनों साइड होगा, रिएक्टेंट साइड में भी होगा और प्रोडक्ट साइड में भी फ्री रेडिकल आपका प्रेजेंट होगा। दोनों साइड में आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पर आपको हमेशा और हमेशा कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि फ्री रेडिकल कहां प्रेजेंट होगा। दोनों साइड प्रेजेंट हो सकता है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड। कैसे होगा, जब मैकेनिज्म को आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल इसमें दोनों साइड होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। तीसरा जो स्टेप है आपका, स्टेप थर्ड, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि फाइनली आपको प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसके बीच में अब कोई स्टेप नहीं होने वाला है, आप डायरेक्ट फाइनली आप प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो इस स्टेप में जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, इसमें आप फाइनली क्या प्राप्त करते हैं, प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो होगा आपका ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट फाइनल का फाइनल आप प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं होगा। तो यहां पर आप फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर पाइएगा, चेन टर्मिनेशन वाला। तो जब फाइनल प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो हम लोग पहले से जानते हैं, कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है फाइनल है तो यहां पर जो होना चाहिए, एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। तो एनर्जी आपका मिनिमम होना चाहिए। केमिस्ट्री बोलता है कि वही प्रोडक्ट बढ़िया माना जा सकता है जिसके पास एनर्जी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी हो। तो यदि एनर्जी मिनिमम हुआ तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है आपका ज्यादा स्टेबल है। तो इस केस में आपको क्या सोचना होगा, इस केस में आपको बस यही सोचना है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट आपका बना पा रहे हैं या बन रहा है टर्मिनेशन में, चेन टर्मिनेशन में, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि चेन टर्मिनेशन में एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ये एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो एनर्जी, जैसे एनर्जी बाहर निकला आपका एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और आप मोर स्टेबल हो जाइएगा।
तो मोर स्टेबल होने के लिए एनर्जी को क्या होना होगा, मिनिमम। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन होगा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहां पर आपका कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहां का प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है कहीं पर तो डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इजीली बता पाइएगा कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा हमको कोशिश करना है कि जब भी क्वेश्चन बनाते हैं या जब भी कुछ चीज करते हैं तो हमको पूरा का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो एक देखिए चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, और एक है चेन टर्मिनेशन। तो हम लोग को पहले से पता हो गया कि 3 स्टेप में हमेशा रिएक्शन होगा। अब एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि इस रिएक्शन को आप कैसे प्रोसीड करिएगा। तो एग्जाम्पल जब लेंगे तो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा विजन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं यहां पर। तो जब भी कोई एग्जाम्पल बनाइएगा 2-3 चीज तो चेक करना ही पड़ेगा आपको। एक तो आपको चेक करना होगा फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें बन रहा है फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल बन रहा है तो अब इसलिए बात है इसका स्टेबिलिटी चेक करना होगा कि फ्री रेडिकल ज्यादा मजबूत कहां का होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल तो कहीं भी टूट सकता है। CH बॉन्ड तोड़िएगा तो फ्री रेडिकल आएगा, डॉट आएगा। तो जो डॉट आएगा आपको चेक करना होगा कि कार्बन पर डॉट है और कार्बन तो डिग्री पे डिपेंड करता है। तो जब भी फ्री रेडिकल बने तो उसमें स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर लेंगे कि रेजोनेंस अगर कहीं हो रहा हो, ज्यादा होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री तो लास्ट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब फ्री रेडिकल का अगर मैकेनिज्म है तो आपको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना होगा। बिना स्टेबिलिटी चेक किया प्रोडक्ट कैसे लिखिएगा, प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाइएगा। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको कम से कम फ्री रेडिकल चेक करना होगा, एक ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी, क्योंकि इसका रिएक्शन फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब रिएक्टिविटी ऑफ X2। हम लोग तो जनरली जानते हैं X2 का तो रिएक्शन हो रहा था, पूरा का पूरा प्रोसेस में 2 ही ले रहे थे, RH ले रहे थे और एक X2 ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपको X2 का भी क्या करना होगा, X2 का भी रिएक्टिविटी चेक करना होगा। और हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगा। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन के बाद यहां पर आ जाएगा आयोडीन। मतलब यहां पर फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। इस पे भी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन को तो लीजिएगा ही नहीं, फ्लोरीन को तो नहीं लेना है। एक्चुअली फ्लोरीन को इसलिए नहीं लेते, डार्क में ही रिएक्शन कर लेता और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करता है, तो फ्लोरीन को तो कभी लेना ही नहीं है। रिएक्टिविटी अगर कोई पूछे तब तो आप बता सकते हैं फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन। लेकिन यदि क्वेश्चन बनाने का बात हो तो फ्लोरीन कभी आपको नहीं देगा, फ्लोरीन को नहीं लेना है। फ्लोरीन को लेने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कभी करेंगे तो देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहां लिए हैं, RH ही लीजिए, सबसे बढ़िया होगा। RH ले लीजिए, R की जगह कुछ भी आएगा। तो यहां पर हम एक ले रहे हैं RH, और RH का रिएक्शन करा रहे हैं मान लीजिए Cl2 से, और यहां पर लाइट देना होगा। हम तो जानते हैं बिना लाइट का रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग RH का रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो हम बोले थे कि बॉन्ड जब भी टूटेगा इसमें H बॉन्ड टूटेगा। खास बात होता है एल्केन में H को हटाइए, कार्बन को हटाने का जरूरत नहीं है। कार्बन इसमें रिड्यूस नहीं होता, जितना कार्बन पहले था उतना ही कार्बन बाद में ही भी रहता है। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको कार्बन का संख्या में इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर R और H है तो H को हटा देंगे, Cl जुड़ेगा तो HCl भी बनाएगा। तो एक Cl इसके पास जाएगा, एक Cl इसके पास जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, RCl, और एक बन जाएगा यहां पर आपका क्या बन जाएगा, HCl। ये तो हो गया डायरेक्ट। आप प्रोडक्ट अगर लिखिएगा तो इस तरह करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर डिग्री चेंज होता, अगर मान लीजिए कि 3 डिग्री 2 डिग्री 2 जगह होता, तो आप जनरली कहां से H हटाते, 3 डिग्री से। अगर रेजोनेंस होता तो रेजोनेंस से हटाते। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हम लोग स्टेबिलिटी बोल दिए हैं किसका होगा, रेजोनेंस का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का। ये तो आपको सोचना पड़ेगा।
तो चलिए रिएक्शन जो एक्चुअली प्रोसीड हुआ है लाइट के प्रेजेंस में हुआ था, हम शुरू से ही बोल रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में ही होता है रिएक्शन। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म को लेते हैं। तो इसका हम लोग को मैकेनिज्म देखना है कि एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो मैकेनिज्म देखने के लिए हमको सबसे पहला स्टेप सोचना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो अब हम लोग यहां से जो देखेंगे मैकेनिज्म में जनरली, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, पहला स्टेप जो था इसका स्टेप फर्स्ट, इसका स्टेप फर्स्ट क्या था, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन स्टेप जो था, इसी पे हम लोगों को सबसे पहले सोचना होगा कि चेन इनिशिएशन स्टेप में हम लोग पहले भी बता चुके थे इंडोथर्मिक का केस होगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, क्योंकि चेन इनिशिएशन स्टेप में स्टार्ट कर रहे हैं आप रिएक्शन को, तो जब स्टार्ट करिएगा रिएक्शन को तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट कहां से होगा, Cl2 से, क्योंकि Cl2 ही तो अटैक करने जाएगा। तो सबसे पहले Cl को तो हमको तोड़ना होगा, जब तक Cl नहीं टूटेगा तब तक अटैक नहीं करेगा, क्योंकि तो पहले से स्टेबल, क्लोरीन का फार्मूला ही Cl2 होता है। तो Cl2 पहले से ही क्या था, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बात है उसका स्ट्रॉन्ग होना बढ़िया नहीं है, इसको तोड़ेंगे। तो पहला स्टेप में जो होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप में जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा इसी प्रकार का बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। लाइट जैसे ही देंगे बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो गया, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा Cl अलग Cl अलग, तो यहां पर आपका बन जाएगा 2 मोल Cl डॉट। तो यहां पर एक Cl डॉट बन गया। अब यह तैयार है अटैक करने के लिए। तो अटैक किस पे करेगा, RH पे करेगा। फाइनली प्रोडक्ट देने के लिए उसको अटैक तो RH पे ही करना होगा, दूसरा जगह तो अटैक कर नहीं सकता है। तो हम लोग को फाइनली अब देखना है कि Cl कहां अटैक करने जा रहा है, RH पे। तो एक बार में जो जाएगा तो एक ही Cl जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा Cl चला जाएगा वहां पर रिएक्शन करने के लिए। तो हमेशा हम लोग जब भी देखेंगे तो वहां पर जो जा रहा है एक्चुअली Cl, एक Cl जाएगा एक बार में, सारा का सारा एक बार में तो अटैक करता नहीं है। तो धीरे धीरे रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं कि अचानक रिएक्शन हो के अचानक आपको प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है रिएक्शन में। रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चलता है, धीरे धीरे प्रोसीड होता है और धीरे धीरे करके आपको फाइनली प्रोडक्ट देगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि यहां से तो हम लोग को पता चल गया कि 2 मोल Cl डॉट मिला। अब हम लोग चलते हैं स्टेप सेकेंड। तो यहां पर स्टेप हम लोग चलेंगे सेकेंड। तो जैसे ही स्टेप सेकेंड में हम लोग जाएंगे तो यहां से हम लोगों को अब देखना है कि स्टेप सेकेंड में क्या हो सकता है। तो स्टेप सेकेंड में चेन यहां पर होगा प्रोपेगेशन, तो यहां पर हो जाएगा चेन प्रोपेगेशन। तो जनरली जो चेन प्रोपेगेशन हो रहा है, जनरली आप जब देखिएगा चेन प्रोपेगेशन जब हो रहा है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, Cl जाएगा अटैक करने RH पे। तो जनरली जो है RH के पास जाएगा Cl डॉट। अब लफड़ा देखिए क्या है यहां पर, Cl डॉट तो एक ठो है, ये तो कहीं भी अटैक कर सकता है, या तो H पर अटैक करेगा या तो R पर अटैक करेगा, दोनों में तो एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है, दोनों साथ साथ तो अटैक करेगा नहीं। तो Cl का चांस है या तो H पर अटैक करे या तो R पे अटैक करे, दोनों में किसी एक पर अटैक करेगा। तो अगर Cl R पे अटैक किया, R के साथ बॉन्ड बना लेगा, अब प्लस यहां हो जाएगा H डॉट, और यदि Cl जाके H पर अटैक किया तो यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा R डॉट प्लस यहां पर बन जाएगा HCl। अब देखिएगा प्रोडक्ट दो, एक ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे डॉट आया हुआ है और क्लोरीन चला गया है रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन डॉट रिएक्शन कर रहा है। तो जब इस पर अटैक करने गया तो इस पर 2 चांस बन रहा है, एक डॉट या तो H पर अटैक करेगा या तो R पर अटैक करेगा। तो यदि R पे अटैक किया तो RCl बनाया, यदि H पर अटैक किया तो यहां पर क्या बनाया है, HCl बनाया। तो चलिए देखते हैं, HCl बना दिया।
तो होता क्या है कि H डॉट नेवर पॉसिबल, तो यहां पर H डॉट जो होता है कभी जनरली पॉसिबल होता नहीं है। H पर प्लस हो सकता है, H पर माइनस हो सकता है, H पर कभी जनरली डॉट क्रिएट नहीं किया जाता है। बाय चांस अगर ऑप्शन में रहेगा तो करेंगे, लेकिन जनरली H डॉट नहीं होता है। तो मेरा फाइनली यहां का प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, केवल यहां का प्रोडक्ट बनेगा R डॉट HCl। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो R डॉट बना उसी रिएक्शन में बना है, और हम लोग जानते हैं जो यहां पर Cl डॉट आया है किससे आया है, Cl2 से। तो लफड़ा क्या है, Cl2 जो आया है तो सारा Cl2 पे तो लाइट नहीं पड़ा होगा, सारा Cl2 को लाइट कन्वर्ट नहीं किया होगा Cl डॉट में। बहुत सारा होता है Cl2, उसमें कुछ Cl2 बच गया होगा। तो ये जो R डॉट बना है जनरली यहां पर क्या करेगा, R डॉट जाके Cl पर अटैक कर देगा। क्यों, जो Cl बच गया होगा, यही फायदा है इस रिएक्शन में कि स्टार्टिंग टाइम में आपको बस लाइट चाहिए। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा इसके बाद कोई लाइट का जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद R डॉट जो है कैपेबल है, आपका एबिलिटी इसके पास इतना है कि डायरेक्ट यहां पर हमको बना सकता है प्रोडक्ट। तो इसको बीच से ब्रेक कर देता है, तो एक Cl जाके अटैक कर दिया, तो यहां पर बना दिया, फाइनली बना दिया RCl। तो यहां पर एक प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो गया RCl, और यहां पर बन जाएगा Cl डॉट बन गया। इसीलिए हम बार बार बताए थे कि प्रोपेगेशन में जो होता है फ्री रेडिकल जो होता है दोनों साइड क्रिएट होता है, रिएक्टेंट साइड में भी रहता है, प्रोडक्ट साइड में भी रहता है। यहां भी देखिए रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है। यहां भी देखिए रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में। किसी भी रिएक्शन में आप कंफर्म नहीं बता सकते कि 100% Cl2 कन्वर्ट हुआ है Cl डॉट में। तो जो बच गया है यहां का डॉट इस पे क्रिएट करेगा, क्योंकि जानते हैं डॉट को डॉट चाहिए, अगर उसको कहीं मिलेगा ऐसा चांस तो ऑटोमेटिक रिएक्शन करेगा। तो यहां पर आपका RCl बन गया। अब बोलिएगा सर RCl यदि यहां डायरेक्ट बन चुका है तो हमको आगे सोचने का क्या जरूरत है? नहीं, सारा Cl2 सारा R डॉट नहीं बना है RCl, कुछ कुछ पार्ट गया। ऑब्वियसली बात है, कुछ Cl2 यहां से टूट के Cl बना है, तो जो Cl यहां बचा है वही Cl तो यहां गया है, तो पूरा का पूरा R डॉट आपका खत्म कैसे हो जाएगा? तो R डॉट तो बहुत सारा बना होगा, तो सारा का सारा R डॉट खत्म नहीं हुआ है, ना तो सारा का सारा Cl डॉट खत्म हुआ है, मतलब ये खत्म सारा नहीं हुआ है। कुछ प्रोडक्ट फाइनली बना है, RCl बना है, HCl बना है, लेकिन पूरा का पूरा आप नहीं बोल सकते हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दिया, कुछ ना कुछ तो बचा है। 100% गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते कि ऐसा घटना हुआ होगा। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, और वहां पर कोशिश करते हैं समझने का कि क्या हो सकता है उसमें। तो जब भी आप देखते हैं, जब भी कोई चीज सोचते हैं, तो उसको आसानी से हम लोग आराम से समझ पाएंगे कि टर्मिनेशन में क्या होगा, किसमें क्या होगा, हम लोग आसानी से देख पाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि इसके बाद क्या हो सकता है। यहां तो पता चल गया क्यों अटैक किया, क्योंकि कुछ क्लोरीन बच गया था, उस पर जाके अटैक कर दिया। अब लास्ट स्टेप है स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, टर्मिनेशन। तो यहां तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, टर्मिनेशन मिल जाएगा, और टर्मिनेशन अगर डायरेक्ट मिल गया तो कोई टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है, टर्मिनेशन है तो फाइनली प्रोडक्ट देगा। तो प्रोडक्ट जो देगा तो हम लोग को जनरली क्या क्या बचा होगा, तो हम लोग को जनरली वहां Cl डॉट कुछ मात्रा में बच गया होगा, कुछ मात्रा में R डॉट बच गया होगा, दो चीज तो बचा होगा इसमें। ये किसी सॉल्यूशन में आपका बैग है, घूम रहा है, फिर रहा है। हम बोले थे दो डॉट कहीं भी टकराएगा प्रोडक्ट बना देगा। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि हो सकता है R डॉट टकरा जाए जाके Cl डॉट से, एक चांस। दूसरा चांस हो सकता है कि R डॉट खुद जाके टकरा जाए R डॉट में, और तीसरा चांस हो सकता है कि Cl डॉट खुद जाके Cl डॉट से मिल जाए, ऐसा चांस हो सकता है फाइनली प्रोडक्ट। तो देखिएगा यहां प्रोडक्ट क्या क्या बना, RCl भी बना है, RR भी बना है, और Cl2 भी बना है, मतलब 3 प्रोडक्ट बना। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा ऑल प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट आपको मारना होगा। RR भी बन सकता है, RCl भी बन सकता है, Cl2 भी बन सकता है, अगर ऑप्शन में ऐसा हो ऑल में। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट केवल एक ही ऑप्शन आपको टिक करना हो कि अगर तीनों में कौन मेजर होगा,
मेन प्रोडक्ट, तो यहां पर अगर मेजर प्रोडक्ट जो भी पूछे आपसे तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि दोनों ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो अगर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछे तब तो आपको एक ही प्रोडक्ट क्रॉस लग रहा है जो ऑपोजिट नेचर का है, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपका आरसीएल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट अगर पूछे तो ऑल प्रोडक्ट में आरसीएल भी आपको टिक मारना पड़ सकता है, आर भी टिक मारना पड़ सकता है और Cl2 भी टिक करना पड़ सकता है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि एक सॉल्यूशन में दो प्रकार का डॉट है और हम बोले थे डॉट में डॉट यदि मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। तो डॉट किसी के साथ मिल सकता है, आर में आर मिलेगा तब भी प्रोडक्ट बना सकता है, Cl में Cl मिल जाए तब भी प्रोडक्ट बना सकता है और RCl मिल जाए तब भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझे चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन कैसे होता है और हम लोग RS से RCl कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।